हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो ब्लेज़र की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, एक जगह पे हमने ये देखा कि जब आप एक कंपोनेंट बनाते हैं तो वो सिंपल कंपोनेंट कहीं भी कॉल करते हैं तो वो वहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। किसी भी पेज में आप उसको कॉल कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि एक कंपोनेंट को हम डाटा भी पास कर सकते हैं। मीन्स ये कि जिस पेज में आपने कंपोनेंट पास किया वहीं से आप उस कंपोनेंट को कुछ पैरामीटर्स देते हैं और उन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर वो कंपोनेंट काम करना शुरू हो जाता है। मुझे ये चीज़ जो है थोड़ी सी पुराने टाइम पे भी लगी। जब हम सी प्लस प्लस में काम करते थे हम फंक्शन बना लेते थे और फंक्शन को कहीं भी कॉल करके उसको पैरामीटर्स पास करते थे और पैरामीटर्स में दी हुई इनपुट की बेस पे वो फंक्शन आपके लिए कोई भी काम कर रहा होता था। तो अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कंपोनेंट वाला कंसेप्ट भी वही है कि आप एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाओ और उसमें हर काम के लिए एक अलग अलग एक फंक्शन बनाते चले जाओ और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे कॉल करते चले जाओ। तो बस उसी किस्म का ये कंसेप्ट है और यहाँ पे हम उसको कंपोनेंट कह रहे हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ तो देख ली कि एक कंपोनेंट बना के उसको कॉल कैसे करना है। एक कंपोनेंट को कॉल करके हम किस तरीके से उसमें पैरामीटर्स के थ्रू डाटा भेज सकते हैं जिसकी बेस पे वो कोई अपनी आउटपुट प्रोसेस करता है। इस कंसेप्ट को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम ये कर रहे थे अभी तक कि हम जो है पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे। यानी कि पेरेंट तो वो पेज हो गया जिसके अंदर कंपोनेंट को कॉल किया गया और कंपोनेंट इटसेल्फ चाइल्ड कहलाएगा उस पेज का। तो वो पेज अपने पास से कुछ डाटा देता था उस कंपोनेंट को। तो बेसिकली हमने पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफ़र किया। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे आज और एक नया कंसेप्ट देखेंगे और उस नए कंसेप्ट में ये देखेंगे कि हम ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं कि एक बटन है वो बना हुआ कंपोनेंट के अंदर है, लेकिन जब हम उसको क्लिक करें तो उसके क्लिक करने पे फंक्शन वो रन होना चाहिए जो कि पेरेंट पेज के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी कि चाइल्ड के अंदर पड़े हुए बटन के ऊपर क्लिक करने से पेरेंट में पड़े हुए सी शार्प के फंक्शन को आप कैसे रन करा सकते हो। एक तो चीज़ हम ये देखेंगे और दूसरी चीज़ ये हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक चाइल्ड की तरफ से डाटा वापस भेज सकते हैं आपने पेरेंट को। तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेजना आपको आता है, चाइल्ड से वापस डाटा पेरेंट को कैसे भेज सकते हैं ये भी हम देखेंगे और चाइल्ड के अंदर मौजूद बटन को क्लिक करके पेरेंट के अंदर पड़े हुए फंक्शन को आप कैसे रन कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो जो दूसरे नंबर पर मैंने बताया फंक्शन को रन करने वाली बात, इसको हम पहले करेंगे और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करके हम इतना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि फिर हम चाइल्ड में से पेरेंट की तरफ डाटा भेजने का तरीका भी देख लेंगे। सो अब हम चलते हैं और हम क्या करते हैं, आज मैं एक कंपोनेंट बनाने वाला हूं और उस कंपोनेंट को मैं क्विज़ का नाम दूंगा। वो बेसिकली क्विज़ कंपोनेंट होगा और उसका काम ये होगा कि हम उसको कॉल किया करेंगे और उसको कॉल करके हम एक क्वेश्चन दे दिया करेंगे, एक आंसर दे दिया करेंगे और दूसरा आंसर भी दे दिया करेंगे। अब वो जो एक क्वेश्चन होगा उसके नीचे दो दिए हुए आंसर जो है उसमें से एक करेक्ट होगा और एक जो है वो गलत होगा। तो अब वो बटनों पे दिए हुए आंसर होंगे तो हम जैसे ही किसी आंसर पे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे लिखा हुआ आ जाया करे कि जी हमने करेक्ट आंसर लिया है या फिर हमने कोई गलत आंसर ले लिया। कुछ इस किस्म का हम बनाते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये कैसे चलेगा, तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ, मैं कंपोनेंट के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ और कंपोनेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा कि आपने कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, तो डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा कि क्विज कंपोनेंट रखना है। अच्छा, अब ये क्विज कंपोनेंट मेरा तैयार हो चुका है। इसमें पहले से लिखा हुआ सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो हम यूज़र से तीन चीज़ें ले लिया करेंगे, क्वेश्चन, एक आंसर, फिर दूसरा आंसर। तो अब उसके लिए डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक कोड का सेक्शन चाहिए और उस कोड के सेक्शन में मुझे तीन प्रॉपर्टीज़ चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन। दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, आंसर ए। तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, आंसर बी। ओके हो गया। अब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अब मैं इनको डेकोरेट कर देता हूं, किस चीज़ से, पैरामीटर से, क्योंकि जहाँ पे भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे डेफिनेटली हम वहाँ से ही तो ये चीज़ें लेंगे। यानी कि बेसिकली ये कंपोनेंट एक चाइल्ड है तो जिस जगह हम इसको कॉल करेंगे, जिस पेज में, वो एक पेरेंट होगा तो वो पेरेंट वाले पॉइंट से हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं ऊपर जाके यहाँ पर एक बनाता हूँ कोड
जो मेरा खूबसूरत सा कंपोनेंट दिखाएगा, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल सा पहले इसको मैं क्लास इज़ इक्वल टू कंटेनर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अभी सब कुछ करें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं अब जब तक ये रो शो बना ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर डिव बनाता हूँ और इसके बाद क्लास इज़ इक्वल टू कॉलम 5 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पर आके मैं H3 के अंदर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, पहले क्यू कर देते हैं यानी कि क्वेश्चन, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेगा हमें, क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, ये हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, एक बनाता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आ गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं 2 बटन्स बनाऊंगा, और वो जो 2 बटन्स होंगे वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 2 डिफरेंट किस्म के आंसर्स को। सही है। अब पहला बटन, क्योंकि बटन है और मैंने इसके ऊपर BTN सक्सेस लगा देते हैं, ग्रीन कलर का अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं इसको जो भी आंसर दूंगा, पहला आंसर, वो मैं उसका नाम यहाँ पे शो करना चाहूँगा, तो मैं ऐड करके वो आंसर ए यानी कि जो पहला आंसर है उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, और इसके पीछे मैं यहाँ 1 भी लिख लेता हूँ। अब इसके बाद मैं दूसरा आंसर यहाँ पे बनाता हूँ और बटन बनाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू BTN डैश सक्सेस, और उसके बाद ऐड करके आंसर बी। अच्छा जी, अब हमारा एक कंपोनेंट तैयार हो गया। इसको जहाँ भी हम कॉल करेंगे वहाँ से पैरामीटर में क्वेश्चन आंसर 1 और एक आंसर 2 नंबर का देंगे, और वो दोनों चीज़ें जो है हमारा एक पूरा कंपोनेंट तैयार करके बना दिया करेंगे। अब इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया पेज भी बना लेता हूँ। ये क्विज कंपोनेंट है, इसके लिए मैं क्विज पेज बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैंने इसके लिए क्विज पेज बना लिया। अब इस क्विज पेज के अंदर जाके मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्विज पेज यहाँ पे हेडिंग को थोड़ा सा स्पेस देके लिख देता हूँ, और उसके बाद हम नीचे जाते हैं और यहाँ जाके तो क्विज कंपोनेंट को कॉल करते हैं। ठीक है जी, अब इस क्विज कंपोनेंट को कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको पहला क्वेश्चन दे देता हूँ। अब क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ लेट्स से C# इज डैश लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आंसर ए दे देता हूँ प्रोग्रामिंग, और आंसर बी दे देता हूँ मार्कअप। चैलेंज। अब ये एक मेरा क्विज पेज के नाम से पेज तैयार हो चुका है, जिस पे मैंने कंपोनेंट कॉल किया है और क्वेश्चन देके भेजा है कि C# इज डैश लैंग्वेज। अब उसके बाद पहले आंसर यानी पहले बटन पे लिखा हुआ आएगा प्रोग्रामिंग, और दूसरे पे क्या लिखा हुआ आएगा मार्कअप। तो पहले तो जहां तक हमने काम किया है इसको जरा टेस्ट करते कि कैसा लग रहा है, उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। अभी प्रोजेक्ट रन होने जा रहा है, प्रोजेक्ट रन होगा तो हम इसको देखेंगे, फिर इससे आगे काम करेंगे। ओके जी, सो पेज रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसके अंदर क्विज पेज पे जा रहा हूँ, और क्विज पेज को जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि इस नाम का कोई पेज ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके सॉरी, वाकई नहीं है। वाकई क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो क्विज पेज बनाया उसके ऊपर पेज डायरेक्टली भी नहीं दिया ना। देखें, अब इसको मैं यहाँ से जाके पेज करके ऐसे करके मैं इसको नाम दे देता हूँ क्विज पेज का। तो अब आ गया क्विज पेज। अब चलाएंगे तो अब उसके बाद जो है वो क्विज पेज के ऊपर हम जा सकते हैं। तो देखिए, अगर अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ऐड पेज करके इसको डायरेक्टिव नहीं देते हो तो वो उसको रीड ही नहीं कर पाता एज अ पेज। तो जब वो रीड ही नहीं कर पाएगा एज अ पेज तो फिर आप उसके ऊपर डेफिनेटली नेविगेट नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ से क्विज पेज, अब मैं क्विज पेज पे जाऊँ तो होपफुली अगर सब कुछ सही है तो ज़रूर चलेगा। और ओके जी, आ गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गया। अब देखें, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, C# इज़ डैश लैंग्वेज। पहला बटन है प्रोग्रामिंग, दूसरा है मार्कअप। अब आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देना चाहो दे सकते हो। आपने एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आ सकता है, और आप अगर इस अप्रोच को थोड़ा सा एडवांस करते चले जाओ तो आप
क्वेश्चंस की डेटाबेस बनाकर और बड़ा ज़बरदस्त सा क्विज पेज तैयार कर सकते हो। खैर बहुत दूर के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हमने। चलें अभी हम क्या करते हैं कि अभी इसके अंदर होना क्या चाहिए कि सी शार्प इज़ अ डैश लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपने क्या करना है, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि होना ये चाहिए कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जैसे ही मैं प्रोग्रामिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर इज़ करेक्ट। अगर मैं मार्कअप पे क्लिक कर दूं तो लिखा हुआ है आंसर इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ये काम करना है मैंने। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको क्लिक करने पे जो फंक्शन रन कर रहा है, जो सी शार्प का फंक्शन रन कर रहा है, वो मैं कंपोनेंट में नहीं बनाना चाहता। वो जो है वो बेसिकली इसके पेरेंट में होना चाहिए, यानी कि क्विज पेज के अंदर होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यहां से आती है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि ये बटन तो बेसिकली कंपोनेंट के अंदर है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कंपोनेंट के अंदर मौजूद बटन को जब मैं प्रेस करूं तो इसके प्रेस करने पे जो फंक्शन चले वो चले जो कि इसके पेरेंट में लिखा हुआ है, यानी कि जो पेरेंट की तरफ से उसको मिल रहा है। तो वो हम करके देखते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाके एक प्रॉपर्टी बना लेता हूं मैं, और ये प्रॉपर्टी का खैर यहां से कुछ लेना देना नहीं, मैं किस लिए बना रहा हूं, करेक्ट आंसर स्टेटस, इसका नाम रख लेते हैं आंसर स्टेटस। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ नीचे जाके प्राइवेट वॉइड ए आंसर मेथड, यानी कि हमारे पास दो है ना, क्योंकि बेसिकली ऑप्शन तो उसके लिए मैंने किया है। ठीक है, ए आंसर मेथड, तो अगर ए के ऊपर क्लिक करो तो ए आंसर मेथड चलना चाहिए, और जब ए आंसर मेथड चले तो वो क्या करे, आंसर स्टेटस में इज इक्वल टू करेक्ट डाल दे। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरीके से हम अभी आगे एक और भी बना ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर है बी आंसर मेथड इसकी भी ज़रूरत तो पड़नी ही है, तो ये क्यों ना बनाए। और आंसर स्टेटस, और अगर बी पे को क्लिक करे तो क्या लिखा हुआ आए, नॉट करेक्ट। अब ये दो फंक्शन मेरे पास बन चुके हैं और आंसर स्टेटस में हमारा आंसर सेफ हो जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने अपना कंपोनेंट कॉल किया इसके नीचे हमारा पैराग्राफ का टैग हो, और उस पैराग्राफ के टैग के बीच में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर इज, और उसके बाद ऐड करके आंसर स्टेटस के वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब पहला वाला बटन जिस पे हमने प्रोग्रामिंग लिख लगा उस पर क्लिक करें तो ये चलना चाहिए, जब दूसरे बटन पे क्लिक करें तो ये चलना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बटन तो उधर अंदर है, फंक्शन यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्विज कंपोनेंट में आकर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, इवेंट कॉल बैक, उसे कॉल करना होगा, और इसका नाम आप रख दें लेट्स से फॉर ए। और दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, अगेन से इवेंट कॉल बैक, जिसकी टाइप लिखेंगे आप, और इसका जो नाम है वो क्या रख दें आप, फॉर बी। सही है ना। और अब ये दो आपके पास प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। अब आपने इस बटन पे आना है, जो ए वाला बटन है, इसके ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आपने क्या कर देना है कि जो फॉर ए वाली प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर देना है। अच्छा, अब इसके ऑन क्लिक इवेंट के अंदर जो फॉर बी वाली प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर देना है। अब देखें ये क्या है, इवेंट कॉल बैक है क्या। बेसिकली ऑन क्लिक के आगे तो हम फंक्शन का नाम लिखा करते थे, तो सादा लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो आप ये समझ लें कि आपने क्या किया है कि आपने जो है दो बास्केट्स बना ली हैं। ठीक हो गया। और ये बास्केट्स बेसिकली इस चीज़ को हैंडल कर सकती हैं, इस चीज़ की सलाहियत रखती हैं कि इनको अगर दे दिया जाए, किसी किस्म के कोई फंक्शंस दे दिए जाएं तो वो उनको रख सकती हैं। यानी कि ये ऐसी बास्केट्स हैं जिनके अंदर आप कोई फंक्शंस डाल सकते हो। समझ आई बात आपको। और फिर इन बास्केट्स को हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा दिया, तो जब आंसर ए पे क्लिक किया जाएगा तो फॉर ए नाम की बास्केट में जो भी फंक्शन पड़ा हुआ होगा तो वो रन हो जाएगा। तो अब हमने इनके अंदर फंक्शन डालने हैं, तो फंक्शन डालने के लिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, पैरामीटर बना देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, पैरामीटर बना देते हैं। अब जब ये दोनों पैरामीटर बन चुके हैं तो डेफिनेटली ये पैरामीटर्स हम कहाँ से पास करेंगे, जहाँ पे कंपोनेंट कॉल किया हुआ है वहाँ से। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आगे जाकर इस जगह पे
जो मेरा फॉर ए का पैरामीटर है उसको कॉल करके इसके आगे जो है मैं इस फंक्शन का नाम ए आंसर मेथड को कॉल कर देता हूँ। ए आंसर मेथड चला गया, और इसके बाद मैं फॉर बी को कॉल करके बी आंसर मेथड को इसके अंदर डाल देता हूँ। अब देखें मैंने फॉर ए वाली प्रॉपर्टी में ए आंसर मेथड डाल दिया, फॉर बी वाली प्रॉपर्टी में बी आंसर मेथड डाल दिया। अब ये दोनों चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आंसर इस ए वाले पे जब क्लिक करोगे तो फॉर ए की प्रॉपर्टी रन होगी, और इसके अंदर कौन सा वाला मेथड पड़ा हुआ है आपका, जो यहाँ पर आपने दिया था आंसर ए वाला मेथड, तो उसकी वजह से आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जब आप बी पे क्लिक करोगे तो बी के अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिंक की हुई है, फॉर बी वाली, तो फॉर बी के अंदर आपका मेथड चला जाएगा और ए बी आंसर मेथड चला जाएगा और वो यहाँ से रन हो जाएगा। समझ आई? यानी कि सादा लफ्ज़ों में आपने क्या किया, ये इवेंट कॉल बैक एक तरीके की बास्केट है, और ये ऐसी बास्केट है जिसके अंदर कोई भी फंक्शन डाला जा सकता है, और फिर उस फंक्शन को इसके अंदर डाल के, तो जब आप फॉर ए को या फॉर बी के नाम की बास्केट को रन करते हो तो बेसिकली इसके अंदर पड़ा हुआ फंक्शन जो है वो चल जाता है। तो अब मैंने क्या किया कि ये दो बास्केट्स बनाई, और पहली वाली बास्केट ए को दे दी, दूसरी बास्केट बी को दे दी, और फिर इनको पैरामीटर वाला जो है इनको पैरामीटर से डेकोरेट करके तो यहाँ जाकर ए के अंदर पहला वाला मेथड दे दिया और बी के अंदर दूसरा मेथड दे दिया। अब फॉर ए में ए आंसर मेथड पड़ा हुआ है और फॉर बी में बी आंसर मेथड पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर बटन पे क्लिक किया जाता है तो फॉर ए में पड़ा हुआ मेथड रन हो जाता है जो कि वहाँ से यहाँ मिला था, और जब बी पे क्लिक किया जाता है तो फॉर बी में पड़ा हुआ मेथड रन हो जाता है। तो अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कि जो काम हमने किया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले तो हम ये काम करके देखते हैं, फिर उससे आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके जी, सो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसके सामने क्विज पेज पे चला जाता हूँ, और क्विज पेज पे जाके तो अब मैं प्रोग्रामिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं आंसर इसके आगे कुछ लिखा हुआ आता है या नहीं। प्रोग्रामिंग आंसर इज करेक्ट, मार्कअप आंसर इज नॉट करेक्ट। ज़बरदस्त, हमारा जो काम था वो हो गया। अब बेसिकली ये बटन कंपोनेंट के अंदर बना हुआ है, लेकिन इस बटन के प्रेस होने पे जो फंक्शन रन हो रहा है वो मैन पेज में बना हुआ है। तो देखें किस तरीके से इवेंट कॉल के थ्रू हमने मैन पेज पे पड़े हुए फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर वाले बटन के प्रेस होने से रन किया। तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई दफ़ा आपकी ऐसी लॉजिक आ जाती है जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये ऐसा काम नहीं है कि आप इसको यहीं पे सेपरेटली करें, आप ये काम वहाँ जाके भी कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मीन्स ये कि उस कंपोनेंट के अंदर रह के भी, लेकिन आपको समझाना जो मैं चाह रहा था उसके लिए एग्जाम्पल देना लाजमी था। अब इसके अंदर चलो हम छोटी सी एक, आल दो कि लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते करते ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रोग्रामिंग क्लिक करूँ तो आंसर इज करेक्ट, तो जब आंसर इज करेक्ट लिखा हुआ आए तो वो ना थोड़ा सा ग्रीन कलर का होना चाहिए, और जब मार्कअप पे क्लिक करूँ तो जब लिखा हुआ है आंसर इज नॉट करेक्ट तो वो रेड लिखा हुआ आना चाहिए। मीन्स के गलत आंसर रेड में आए और जो ठीक आंसर है वो ग्रीन में आए। छोटी सी चीज़ है, कर लेते हैं, आपकी भी लर्निंग में इजाफा हो जाएगा। आल दो के लेक्चर हमारा जिस टॉपिक का था वो यही वाला था, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक नई प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्ट्रिंग, और इसका जो है कलर नाम रख लेता हूँ। तो जब करेक्ट आंसर हो तो कलर इज इक्वल टू, कलर के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, TXT टैक्स और SU सक्सेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाकर कलर, ये बेसिकली ना मैं CSS की क्लासेस के बूटस्ट्रैप की क्लासेस के नाम डाल रहा हूँ, TXT टैक्स, और यहाँ जाके कर देता हूँ इसको डेंजर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो P है जिस पैराग्राफ में हम शो कर रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू करके ऐड करके ना, तो यहाँ पे मैं कलर का वेरिएबल लगा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके। ओके, सो अभी हम इसको रन करते हैं। और अब होगा क्या ना कि क्लास के आगे हमने कलर का वेरिएबल लगाया हुआ, तो कलर के वेरिएबल में जो क्लास का नाम पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लास बन जाएगी, और उसकी अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर होगा वो ये शो करना शुरू कर देगा। तो अब मैं क्विज पेज पे जाता हूँ, और क्विज पेज पे जाकर तो यहाँ पे आके अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आंसर इज करेक्ट, देखें ग्रीन कलर में लिखा हुआ है,
और अब मैं मार्कर पे क्लिक करता हूँ तो आंसर इज़ नॉट करेक्ट रेड कलर में लिखा हुआ है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और आपको कितना ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है जब आप ब्लेज़र के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो अभी ये लेक्चर जो है तकरीबन 20 मिनट्स पे पहुंच गया है। मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी हो ही जाता है जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई थिंक सो इसको मैं यहीं तक रोकता हूँ। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सिखा दूंगा कि किस तरीके से एक चाइल्ड के अंदर से आप डाटा वापस एक पेरेंट की तरफ भेज सकते हैं। पेरेंट से तो डाटा आपको चाइल्ड में भेजना आता है। ये पेज क्विज पेज एक पेरेंट है और ये क्विज कंपोनेंट एक चाइल्ड है। तो इस पेरेंट पेज से आपने ये देखें ये थ्रू पैरामीटर डाटा चाइल्ड के अंदर भेजा हुआ है, लेकिन चाइल्ड अपना आंसर वापस कैसे भेज सकता है पीछे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको देता रहूं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।